वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर, जिसका की नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो भैया आज क्या है, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि चार्जेस जो है वो मोशन कर रहे होंगे। यानी अभी हमने पिछली जो यूनिट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि दो चैप्टर आते हैं। पहला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहती है कि चार्जेस जो है वो रेस्ट में होते हैं, है ना। जब चार्जेस रेस्ट में होती है तो उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना ही क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता था। अब भैया लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सच में चार्ज रेस्ट में होते हैं? सोचो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सच में चार्ज रेस्ट में होते हैं? जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो इस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इस कंडक्टर के अंदर 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पाए जाते हैं। तो क्या इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शांत बैठे रहेंगे भैया? सोचो, क्या इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो शांत बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे, वो मोशन करेंगे। वो इस कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो फिर भैया हम ऐसे किसी भी कंडक्टर को करते हैं तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, हमें करंट क्यों नहीं लगता, है ना? क्योंकि वहां पर जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं ना, वो किसकी वजह से करते हैं? पहली बात तो ये समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं वो करते हैं सराउंडिंग से हीट को लेकर। और जब सराउंडिंग से हीट को गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास आती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी आती है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपोजिट मतलब एक रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। देखो मोशन तो करते हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो इस कंडक्टर का जो नेट मोशन निकल के आता है वो जीरो होता है ना। इसलिए हम बोलते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते थे वो रेस्ट में हुआ करते थे। अच्छा, अब भैया आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज बात करेंगे हम एक नया चैप्टर, है ना। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जहां पर क्या होगा कि हमारे चार्जेस जो है वो मूव करेंगे, हमारे चार्जेस जो है यहां पर मूव करेंगे। अब सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो भैया, इस चैप्टर को ना, इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और कहो तो जीरो से इसको नेगेटिव से उठाएंगे, नेगेटिव से, और भाई साहब एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। इसके एक एक सवाल जो बोर्ड में, नीट में और जी में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। और इस चैप्टर को भंडार तरीके से क्या है, कंप्लीट करेंगे। अब वीडियोस कितनी बनेंगी इस चैप्टर पर, वो तो भैया आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली वीडियोस को देखते हुए पता चली जाएगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, सिंपली समझो कि करंट क्या होता है। करंट होता है किसी भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो, एनी जब डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज डेस करंट। क्या बोला भैया कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज डेस करंट, मतलब वाटर, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट, और मैं कहूं कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड करंट। किसी भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो क्या होता है? करंट। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा द रेट ऑफ, लिखेंगे द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the directional flow of electric charge is called electric current, is called electric current। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्शनल फ्लो के रेट को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल फ्लो के रेट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। भैया यहां पर ये रेट का मतलब क्या है? यहां पर रेट का मतलब है कि कोई भी चार्ज जो है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ना। चार्ज तो फ्लो कर रहा है लेकिन कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे मैं कहूंगा आपसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, किसी दिन को 4 दिन में काम कर रहा है, और एक व्यक्ति बेचारा सुबह से शाम तक काम कर एक ही दिन में निपटा दे रहा है उसको। तो देखो दोनों पे काम सेम ही है, लेकिन वो कोई एक व्यक्ति उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको 1 दिन में कर रहा है। तो यहां पर टाइम की वैल्यू हुई नहीं हुई। तो यहां पर क्या है कि रेट हमें यह बताता है
यानी रेट ये होता है कि कोई भी चार्ज जो है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या बोल दो? सिंपल डेफिनेशन लिख दो इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, है ना? हाँ। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे कि जो करंट होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एवरेज करंट, एक कौन सा करंट होता है? एवरेज, एवरेज करंट, ठीक है। और दूसरा जो करंट होता है मेरा, दूसरा जो करंट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा जो मेरा करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? दूसरा करंट होता है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखो एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम। अगर मैं एवरेज करंट को लिखना चाहूं, एवरेज करंट को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम। मतलब किसी एक इंटरवल में, किसी एक इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर यूनिट टाइम, उसको बोल दूंगा मैं एवरेज करंट, उसको बोल दूंगा मैं एवरेज करंट। अब मैं कहूंगी इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? कि जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन जीरो पर टेंड कर रही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो जब कोई भी चीज टेंड्स टू जीरो करती है तो वो क्या है? वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, मतलब वो इंटरवल क्या हो गया? बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। और बहुत ज्यादा स्मॉल के लिए हम क्या लगाते हैं? डीक्यू ओवर डीटी। तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? आई इंस्टेंट क्या होगा? डीक्यू ओवर डीटी, आई इंस्टेंट डीक्यू ओवर डीटी। मतलब जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं, है ना? किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर जब करंट निकालेंगे, जैसे मैंने कहा डेल्टा टी एक करंट, ऐसा करंट जिस पर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। मतलब देखो मैंने एवरेज करंट निकाला, एवरेज करंट क्या है? टोटल चार्ज फ्लोइंग टोटल टाइम, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा, मैं अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पर, मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पर एवरेज करंट निकालता हूं तो मैं इसको बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पर एवरेज करंट निकालता हूं तो मैं इसको बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इसको समझो सिंपली। कि मैं कहूं कि मैं कोई एक गाड़ी चला रहा हूं, मान लो बाइक चला रहा हूं मैं, है ना? अब मैंने बाइक, मुझसे किसी ने पूछा कि जब आपने बाइक स्टार्ट की थी, यानी 0 सेकंड से, और आप जब तक बाइक चली 100 सेकंड तक, यानी 0 सेकंड से 100 सेकंड तक आपकी जो स्पीड रही थी वो क्या रही थी? तो आप उस स्पीड का एवरेज निकालोगे। मतलब आपकी देखो 0 से 100 सेकंड के बीच में आपकी स्पीड बदली होगी, कभी 40 हुई होगी, कभी 60, कभी 70 है, तो स्पीड बदली होगी, तो उसका एवरेज निकाल दूंगा, है ना? मतलब उस इंटरवल में, मतलब मैंने 0 से लेकर 100 सेकंड तक कितनी स्पीड रही होगी उसका मैं एवरेज निकालूंगा। मतलब किसी एक इंटरवल की स्पीड पूछ रहा है, हाँ, तो उसको बोल देता हूं मैं एवरेज करंट। अगर मुझसे कोई पूछने लग जाए कि आप बताइए कि जब आप 60 सेकंड पर आपकी जो स्पीड रही थी बाइक की वो कितनी थी, आप जो पूछ लिया कि 60 सेकंड पर आपकी बाइक की स्पीड कितनी थी, तो वहां पर क्या बोलूंगा मैं? इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, और देखो यहां से सिंपल समझना, मैं एक चीज समझा रहा हूं, एक टर्म समझा रहा हूं, उसको समझना कि मेरा जो इंस्टेंटेनियस करंट है ना? अब यहां से अगर मैं डीक्यू को लिखना चाहूं तो सिंपल समझो, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? डीक्यू ओवर डीटी। हाँ, तो क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें करंट देगा। और कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, अब समझो अगर मैं ऐसे डीक्यू को लिखना चाहूं, डीक्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन आई इंस्टेंट डॉट डीटी। यही होगा, नहीं होगा? हाँ। अच्छा भैया, अगर मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा टोटल चार्ज। डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल चार्ज, है ना? वो किसके इक्वल होगा? आई इंस्टेंट इंटू डीटी, आई इंस्टेंट इंटू डीटी। बिल्कुल सही बात है। और हमारा जो टोटल चार्ज था वो कितना था? और हम अगर मैं यहां से एवरेज चार्ज और इंस्टेंटेनियस चार्ज के बीच का रिलेशन निकालना चाहूं तो देखो मेरा एवरेज चार्ज कितना था? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हाँ, अगर मैं ऐसे आई एवरेज निकालना चाहूं, आई एवरेज अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो सिंपल समझो वो क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कितना है? आई इंस्टेंट डॉट डीटी, आई इंस्टेंट डॉट डीटी। बोलो यही होता है? नहीं? हाँ, अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम को मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा? डीटी, यानी डीटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेल्टा टी। डीटी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा डेल्टा टी। यहां तक समझ में आया? ये यहां तक समझ में आया तो इसको नोट कीजिए।
सिंपल समझो, एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे, dq1 dt, मतलब चार्ज का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो dq अगर मैं निकाल रहा हूं तो इंटीग्रेशन करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट का किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एवरेज करंट जो होता है वो आई इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंट डॉट dt विद रिस्पेक्ट टू किसके, अपॉन के इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये होता है मेरा एवरेज करंट। अच्छा यहां से नोट कीजिए, ये आपको कब करना है, ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करोगे इसको, इस फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट कीजिए यहां तक। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, बात कर लेते हैं ना, कुछ करंट के बारे में और बात कर लेते हैं। तो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी क्लास 11th में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिनमें की एक करंट क्या थी, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी भैया, है ना, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अच्छा, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो यहां पर क्या लिखोगे, करंट, करंट इज द फंडामेंटल, इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यानी करंट क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो, अब यहां पर बात आती है कि करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है। भैया देखो, करंट जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है, करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये सवाल हमें दिमाग में आता है भैया। सबसे पहले हमारे यही सवाल दिमाग में आता है कि करंट एक स्केलर है या फिर वेक्टर, ठीक है, हाँ ये सवाल आता है। अब देखो करंट जो होता है, करंट के पास देखो मैग्नीट्यूड है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है करंट के पास, हाँ है। क्या करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास डायरेक्शन है, जी बिल्कुल है। अच्छा भैया करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, किधर से किधर करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन इतनी समझो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। जब जिसके पास मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन है, वो फिर वेक्टर होगा या नहीं होगा, हाँ तो ये फिर भैया वेक्टर होगा बिल्कुल। लेकिन वेक्टर के लिए हमारा एक और चीज होना जरूरी है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ऑबे करे, है ना। अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन इसको ऑबे करेगा क्या, इसको ऑबे करेगा, ये जो करंट है क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करेगा, नहीं करेगा। मतलब कि करंट के बीच में कितना एंगल है, करंट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक वायर है, कोई एक वायर है ना, इस वायर में से करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, और इस वायर में से करंट जा रहा है कितना 2 एम्पियर का, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो मैंने पूछा कि इस वायर में से कितना करंट आएगा, सिंपली इसको स्केलर अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, कितना आएगा 5 एम्पियर का। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो अब देखो यहां से जो करंट निकलता वो कितना निकलता, वो निकलता 9 + 4 + 2 × 3 × 2 × cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो यहां से जो करंट निकलता वो कितना निकलता, √9 + 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा √13। यहां से जो करंट निकलता वो √13 एम्पियर का करंट निकलता। क्या ये सही बात है, क्या ये कहना सही होगा, नहीं। यहां से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 एम्पियर का। तो यहां से जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करता, इसलिए जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है भैया, करंट है एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, देखो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये होगी स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, क्या बात करूं, ये करंट स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, हाँ, लेकिन हमारी किताबों में तो दिया हुआ होता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ देखो, क्लास 12 तक जब आप पढ़ोगे तो करंट को एक स्केलर क्वांटिटी ही मानकर चला जाता है। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप जब 12 की बात पढ़ोगे, बीएससी या फिर एमएससी जब करोगे, तो आपको वहां पर क्या पढ़ाया जाता है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। बस इतना याद रख लो कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। अब भैया पेपर में अगर एमसीक्यू में आ गया कि करंट स्केलर है या फिर टेंसर, तो किस पे टिक करें, ये तो कंफ्यूज आ रहे हो हमको आप, है ना। किताबों में भी जिक्र नहीं होता कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, क्लास 12 तक बोल रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद तो टेंसर के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको कॉलेज में जाओगे जब। लेकिन अब स्केलर आई या फिर टेंसर आई तो हम भैया किस पर मार्क करें, है ना, ये सवाल यहां पर पैदा होता है। अगर देखो एमसीक्यू में अगर तुम्हारा कहीं पर भी टेंसर आ रहा है, अगर कहीं पर भी टेंसर आ रहा है
है ना, तो उस टेंसर वाले ऑप्शन को ही टिक करना है आपको। अगर कहीं पर भी टेंसर दे रहा है तो आपको टेंसर वाले ऑप्शन को टिक करना है, अगर कहीं पर टेंसर नहीं है तो आंख मीच के स्केलर को टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर टेंसर है तो टेंसर टिक करना है, नहीं तो आंख मीच के स्केलर को टिक कर दीजिए। अब देखो, अब भैया बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो होती है करंट की, वो होती है इन दी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट along the direction of along the direction of along the direction of flow of positive charge, flow of positive charge, or in the opposite direction, opposite direction of flow of नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो कोई भी करंट जो होता है, किसी भी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, या तो पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में होगी या फिर जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मोशन कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो करंट होता है, अब यहां पर हम जो करंट की बात करेंगे, जो हमारे घरों में करंट आता है वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट। वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट। अब देखो यहां पर करंट दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल करंट की, तो यहां पर ये कौन सा करंट होगा, ये होगा कन्वेंशनल करंट। यहां पर जो कौन सा करंट होगा, वो करंट होगा हमारा कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में होती है और अपोजिट होती है नेगेटिव चार्ज की, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर हमें क्या है, ये हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अच्छा तो इसको नोट कीजिए, फिर नोट करेंगे इसको, फिर एक आधा क्वेश्चन करें इस पर। चलिए नोट कीजिए इसको। तो आइए एक सवाल करते हैं, और सवाल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम। यानी अब हमारे पास क्या है कि करंट जो है कंडक्टर में वेरी कर रहा है, यानी करंट कैसा है, वेरिएबल करंट है। हमारे पास कैसा करंट है, वेरिएबल करंट है। एज आई इज इक्वल टू कितना है, आई जो हमें दिया हुआ है वो है ए टी स्क्वायर, है ना, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, और ए क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो टोटल चार्ज फ्लो through a cross section in the time t1 is equal to 0 to t2 is equal to 2 सेकंड। यानी हमें 0 से 2 सेकंड पर हमें क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या है, चार्ज निकालना है ना। हाँ, i इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, i इज इक्वल टू कितना होता है, dq ओवर dt, dq ओवर dt। हाँ भैया, अगर मैं कहूं कि dq होगा वो i dt के इक्वल होगा, dq जो होगा वो i dt के इक्वल होगा। हाँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे यहां से टोटल चार्ज मिल जाएगा, अगर मैं इस dq को इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे यहां से टोटल चार्ज मिल जाएगा। हाँ, अब देखो जो dq जो होगा वो कितना होगा, ये dq का इंटीग्रेशन, अगर मैं यहां से q निकालना चाहूं तो कितना होगा, इंटीग्रेशन i dt, इंटीग्रेशन i dt कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अच्छा i कितना है, इंटीग्रेशन कितना i, अब देखो i की वैल्यू है मेरी कितनी, a t स्क्वायर dt, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2 तक। a है कांस्टेंट, इसको ले लो बाहर, a को ले लिया बाहर, 0 से 2 t स्क्वायर dt। अब देखो t स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो q इक्वल टू कितना होगा, a इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर कितना होगा, t की पावर 3 अपॉन 3, और कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो q इक्वल टू कितना होगा, a 2 की पावर 3 अपॉन 3, तो ये कितना होगा, a इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 अपॉन 3, q इक्वल टू कितना होगा, इतने कूलाम पर, यानी a इंटू 8 अपॉन 3, यानी आंसर कौन सा होगा, ये थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक सवाल करते हैं आईआईटी रुड़की का, है ना, रुड़की का सवाल करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। तो आइए एक आधा सवाल कर लेते हैं। और तो सवाल क्या कहता है, सवाल को पहले भैया ढंग से पढ़ो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, है ना, और देखो कि फील करो कि रुड़की में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, तो इन अ हाइड्रोजन एटम, कोई एक हाइड्रोजन एटम है भैया हमारे पास, मान लो कि हमारा कोई एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन एटम।
एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द ऑर्बिट, है ना, ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर -11। देखो इसकी रेडियस जो है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -11। 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर इसकी जो है रेडियस दी हुई है। और इसकी ऑर्बिट पर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व, मतलब क्या है, मूव कर रहा है। इस हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट पर कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर दी हुई है। और जो उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड दी हुई है, हमें स्पीड दी हुई है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी हमें स्पीड दी हुई है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है ना, करंट की वैल्यू निकालनी है। और देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हमें देखो दिया क्या हुआ है, स्पीड दी हुई है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है, हमें रेडियस दी हुई है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अच्छा, अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है टाइम पीरियड। हमने क्या पढ़ा है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन के स्पीड, 2 पाई आर अपॉन के स्पीड। अच्छा, 2 पाई इंटू, देखो स्पीड कितनी दी हुई है हमें, इंटू स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है हमें 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। कितनी है, 2 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। अरे नहीं, ये तो रेडियस है ना, रेडियस पूछा ऊपर। ओके सॉरी भाई, सॉरी। रेडियस कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। और देखो स्पीड कितनी है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये देखो ये हमारा निकल के आया है टाइम पीरियड कितना निकल के आया, 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन के 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहूं या फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो वो क्या होती है, 1 अपॉन के टाइम पीरियड होती है, 1 अपॉन के टाइम पीरियड होती है। तो टाइम पीरियड का इनवर्स कर दो, कितना होगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन के 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11। ये क्या होगी, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अब देखो 2 पाई कितना होता है, 22/7। तो इसको फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, यानी 7 का चला जाएगा ऊपर, इंटू 5 और देखो ये 10 टू द पावर 11 है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे, 10 टू द पावर -11 को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 10 टू द पावर 11 प्लस 11, 10 टू द पावर प्लस 11। अब देखो अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, नीचे क्या आएगा, 10। अब देखो इस 22 से ये 22 कैंसिल, इस 22 से 22 कैंसिल, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल। अब जब मैं इस 10 को ऊपर लेकर जाऊंगा, तो ये कितना होगा, 10 टू द पावर 10, कितना होगा, 10 टू द पावर 10। और देखो ये भी 5 इंटू 2 कितना होगा, 10, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10, और ये भी 10 है। तो मैं नीचे कितना लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 2 कितना लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 अपॉन के 10 टू द पावर 2 कितना आएगा, अपॉन के 10 टू द पावर 2। अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, यहाँ पे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर 2 इंटू 12/7, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -11, उसको ऊपर ले गए, पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 आ गया। हाँ, इस 22 से 22 कट गया, हाँ 2 इंटू 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, अब मैं इस 10 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा, ये देखो इतना 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू इस 10 टू द पावर 2 को ऊपर लेकर जाऊंगा, कितना होगा, 10 टू द पावर -2, तो कितना होगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। ये कितना होगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकंड इनवर्स। ये हमारी क्या निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। ये क्या निकलेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर देखो अब हमने पढ़ा है करंट क्या होता है, करंट होता है QIT, करंट क्या होता है, QIT, है ना, और Q क्या है हमारा चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये होगा EYT, हाँ, और ये EYT यानी 1/T को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो चार्ज कितना होगा, करंट कितना होगा, वैसे यहाँ से EF, देखो क्योंकि यहाँ पर हमने E लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख दिया, 1/T को हमने क्या लिख लिया, F। तो E कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बोलो सही है, हाँ। 7 इंटू 10 टू द पावर 15, ये क्या है हमारी
फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो 16 जा कितना होता है 112, 16 जा कितना होता है 112, कितना होगा यहां से ये 112 यानी 112। और देखो पॉइंट लगाइए, ये कितना आएगा ये 11.2 इंटू 10 टू द पावर -4, 11.2 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। क्या ये ऑप्शन है कोई? अच्छा, और देखो इसको और लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसको और कितना लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये था हमारा रुड़की का सवाल। अब देखो सवाल क्या है, एक बार फिर से समझो भैया, फिर से समझो सवाल को कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। उस हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है 5 इंटू 10 टू द पावर -11 है ना, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखो हमने पहले टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई आर अपॉन की स्पीड, फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाला 1 अपॉन टाइम पीरियड, फिर हमने यहां से करंट निकाला वो कितना होता है EF, क्योंकि Q इज इक्वल टू QIT होता है, E इक्वल टू, तो Q की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखा EYT और 1YT को हम क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो EF। तो हमने यहां पर वैल्यूज पुट करी तो कितना करंट आया 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कितना आया 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो नोट कीजिए सवाल को, यहां तक नोट करेंगे। तो अगला बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। सिंपल समझिए ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं और उससे क्या है आपको ओम्स लॉ को समझाने की कोशिश करते हैं। आपके घरों में क्या होता है भैया, पंखे चलते हैं एकदम भंडार तरीके से ना, गर्मी पड़ रही है भैया और पंखे एकदम सनासन चलती जा रहे हैं भाई साहब, एकदम स्पीड से चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पंखे जो बहुत तेजी से चल रहे हैं वो एकदम से डाउन होने लगते हैं, मतलब पंखे की जो स्पीड है वो कम होने लगती है। या फिर आप कूलर हो भैया, है ना, आप कूलर में बैठे हुए हो, कूलर एकदम बढ़िया चल रहा है ना, या फिर एसी जो है वो स्पीड में चल रहा है, गर्मी पड़ रही है बहुत टनाटन, है ना, और आपने क्या देखा कि एकदम से वो कूलर पंखा या फिर एसी जो है वो स्पीड कम हो जाती है उसकी, मतलब कम स्पीड से चलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, आप देखते हो कि वहां पर बोलते हो कि बिजली कम हो गई है। बिजली कम होने का मतलब कि वोल्टेज जो है कम हो गई है। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा तो आप देखते हो कि जैसे पंखा कम हुआ भैया वोल्टेज में देखने गए लाइट, जो स्टेबलाइजर है उसमें देखने गए लाइट आ रही है या नहीं, तो आपने देखा कि उसमें वोल्टेज कम है भैया। वोल्टेज कम होने का मतलब क्या है कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, अभी जो वोल्टेज कम हुई तो करंट जो फ्लो हो रहा था वो कम हो गया, और जब वोल्टेज पहले ज्यादा थी तो इसका मतलब पहले क्या था करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था। देखो मैंने क्या बोला कि पहले आपका पंखा तेज क्यों चल रहा था, क्योंकि आपकी घर की जो लाइट की वोल्टेज थी वो ज्यादा थी। हाँ, वोल्टेज ज्यादा थी तो आपके घरों के वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो ज्यादा फ्लो हो रहा था। हाँ भैया, अब जैसे ही वोल्टेज कम हुई तो करंट का मैग्नीट्यूड भी कम हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो वहां से जो आपका एसी कूलर पंखा जिसमें भी आप बैठे हो भैया वो क्या हो गया कम चलने लग गया। तो इसका मतलब सिंपल ही जो हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करेगा भैया। और इसी चीज को किसने बताया था, हमारे ओम भाई साहब ने बताया था, जिनका नाम था साइमन ओम, एक बढ़िया साइंटिस्ट थे भैया। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, provided physical conditions like temperature आर कांस्टेंट। ठीक है, यानी टेम्परेचर जैसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो कांस्टेंट हो, तो जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज के है। तो यहां से जो ओम्स लॉ होता है उसका स्टेटमेंट क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। हाँ भैया सही बात कह रहे हो बिल्कुल एकदम। अब देखो जैसे ही कोई भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो जब मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊंगा तो यहां पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो क्या है, V इज इक्वल टू आर आई। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है वो आया है R, और ये जो R है, ये जो R है ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भैया, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रास्ते की रुकावट है ये। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। देखो आपके जीवन में कुछ ना कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आता है जो आपको भाई साहब किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है कि भाई साहब इस काम को कर कर, कैसे भी कर, और आपकी सफलता में सबसे ज्यादा हाथ उसी का होता है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में एक ऐसा भी आएगा रेजिस्टेंस जैसा, जो कि क्या कहेगा, भाई साहब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम को लेकर आपके दिमाग में क्या करेगा, डिमोटिवेशन फील कराएगा, नहीं उस काम को करने से आपको रोकेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसको फ्लो करता है, रेजिस्टेंस रोकता है किसको, रेजिस्टेंस किसके रास्ते की रुकावट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है चार्ज के रास्ते की रुकावट। देखो कोई भी चार्ज है वो घरों के मतलब चार्ज जो है वायर्स में घूमता है, हाँ, तो रेजिस्टेंस भाई साहब रास्ते में ऐसे बैठा रहता है, और कोई भी चार्ज जब फ्लो करता है, चार्ज ऐसे आ रहा भाई साहब एकदम मचलते मचलते ऐसे यूं है, हाँ, नागिन डांस करते हुए चार्ज आ रहा है भैया, और रेजिस्टेंस आ गया उसके रास्ते भाई साहब ऐसे शक्तिमान बनकर और रोक लिया भाई साहब, भाई क्या, और फिर चार्ज रेजिस्टेंस में और चार्ज में बात चलने लगी भाई साहब, है रेजिस्टेंस बोलता है चार्ज से, भाई कहां जा रहा है तू, है तो चार्ज बोलता है बेचारा गरीब आदमी है जो पढ़ा रहा है, बेचारा गर्मी लग रही होगी उसको, है तो थोड़ा उसके घर में जाकर चाहे चार्ज फ्लो करें, हम चार्ज फ्लो करेंगे तो वहां पर करंट आएगा, और करंट आएगा तो बेचारे के घर में पंखा है वो चल जाएगा, है तो भाई साहब रेजिस्टेंस क्या बोलता है, देखो रेजिस्टेंस फिर उसको डिमोटिवेट कैसे करता है, सुनो रेजिस्टेंस बोलता है, रेजिस्टेंस के दिमाग में क्या आया कि भाई चार्ज के लिए ये जो पढ़ा रहा है इसके लिए चार्ज के अंदर क्या है, बहुत सारी भावनाएं है ना, इसको लेकर फीलिंग्स है। तो रेजिस्टेंस देखना उसको कैसे दिखाता है, रेजिस्टेंस कहता है भाई साहब मत जा, अगर तू फ्लो करेगा तो उसके घर में करंट आएगा, करंट आने से बिजली आएगी, पंखा चलेगा, बेचारा वैसे ही गरीब है उसके घर में और बिल आएगा, है वैसे ही वो गरीब है तो तू और पैसा बढ़ा दे वहां पर। तो मतलब कैसे भी कर ये है रेजिस्टेंस जो है चार्ज को रोकने की कोशिश करता है ना, लेकिन चार्ज है बेचारा दयालु, कैसे भी कर हमारे घरों में आ जाता है और पंखा चल जाते हैं, बेचारे गरीब तक पंखे की आवाज आती है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस रुकावट बनता है चार्ज के रास्ते के बीच में। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के रास्ते की रुकावट कौन है, रेजिस्टेंस, चार्ज के रास्ते की रुकावट कौन है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आया। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चार्ज को रोकने की कोशिश करता है। अच्छा जैसे आपने देखा होगा कि आप जब रास्ते में चल रहे हो भाई साहब एकदम स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से बाइक खींचे जा रहे हो, है ना, एक्सीलेटर को खींचे जा रहे हो बाइक की, जैसे ही आपके स्पीड ब्रेकर आया भाई साहब आपको रोकनी पड़ती है, बाइक रोकनी पड़ती नहीं रखती, मतलब कंप्लीटली नहीं रोकती लेकिन स्पीड तो कम करते हो, हाँ, तो ऐसे क्या होता है कि जहां पर रेजिस्टेंस दिख जाता है तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर स्पीड ब्रेकर्स का काम करता है, जहां पर की चार्ज की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जहां पर की चार्ज की स्पीड जो है कम हो जाती है। तो भैया इसका सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है ये, ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये है सिंबल। अच्छा भैया रेजिस्टेंस का सिंबल, अब देखो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम, वो क्या होती है ओम, है जैसे आप खाना खा के करते हो ना ओम, हाँ तो वही वाली ओम है ये, हाँ ये एसआई यूनिट क्या होती है ओम, इसका सिंबल होता है ये, इसका सिंबल होता है ये। यहां तक सब कुछ समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो बताइए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना वोल्टेज आएगी उतना करंट फ्लो होगा। अच्छा जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को चाहते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्जेस को अपोज करता है ना, चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, हाँ जैसे कि हमारी रियल लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं, आपकी रियल लाइफ में ऐसे और सारे कई ढेर सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ अब समझो, अब यहां पर भी वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ग्राफ्स के बारे में जान लेते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको, हाँ अब देखो अब बात कर लेते हैं वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफ्स के बारे में। तो सबसे पहला ग्राफ पढ़ेंगे वीआई ग्राफ,
पहला ग्राफ कौन सा पढ़ेंगे हम? वी आई ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे भैया? वी आई ग्राफ। अब देखो वी आई ग्राफ क्या है कि हमने वाई एक्सिस में क्या ले लिया? वाई एक्सिस में हमने वोल्टेज को ले लिया और एक्स एक्सिस में हमने करंट को ले लिया। एक्स एक्सिस में क्या है? हमने करंट को ले लिया। ये हमारी ओरिजिन है, ये हमारी ओरिजिन है। तो वी आई ग्राफ की जो स्लोप आता है, वी आई ग्राफ का जो स्लोप आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये क्या है? स्लोप। और जो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस भैया। अब देखो कैसे कैसे देखो कोई भी लाइन होती है, कोई भी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस, देखो कोई भी लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है, स्लोप नहीं, किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये भी एक लाइन है, स्लोप क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह y एक्सिस में क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल, m क्या है? यहाँ पर m को बोलते हैं हम स्लोप, m को बोलते हैं हम स्लोप। तो स्लोप क्या दे रहा है हमें यहाँ पर? रेजिस्टेंस। x क्या है यहाँ पर? x है हमारा करंट, एक्स एक्स में कौन हो रहा है? करंट। प्लस सी क्या है? सी है इंटरसेप्ट, और यहां पर इंटरसेप्ट होगा जीरो। यहां पर इंटरसेप्ट होगा जीरो। क्यों भैया इंटरसेप्ट जीरो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी स्लोप होती है, कोई भी स्लोप, जब कोई भी ग्राफ जो है अगर ओरिजिन से पास करता है, कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसका इंटरसेप्ट जीरो आता है भाई साहब, समझ लो। हाँ, तो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा आर आई। देखो यहां से ओम्स लॉ आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से ओम्स लॉ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, दूसरा ग्राफ होता है आईवी ग्राफ। दूसरा ग्राफ जो होता है वो होता है आईवी ग्राफ। अब आईवी ग्राफ क्या है कि इस बार हमने वाई एक्सिस में किसको लिया है? करंट को, और एक्स डायरेक्शन में हमने लिया है वी को। तो इसका जो ये है ओरिजिन, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अब की बार जो इसका स्लोप है, अब की बार जो इस लाइन का हमें स्लोप है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स देगा, 1/r मिलेगा इसका स्लोप हमें। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या आती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, y में क्या है? करंट है, और स्लोप क्या है इसका? 1/r है। और जो x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में क्या है हमारा? वोल्टेज। अब देखो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? जीरो, क्योंकि देखो ये जो ग्राफ है वो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो i इज इक्वल टू कितना होगा? 1/r इंटू वी, 1/r इंटू बी। तो यहां से i, इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू हो गया आर आई। v इक्वल टू कितना हो गया? आर आई। देखो यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है? यहां पे भी हमें ओम्स लॉ को ही मिल रहा है। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? v इक्वल टू आर आई। यहां पे भी v इक्वल टू आर आई। तो ये क्या है? बी आई ग्राफ और आईवी ग्राफ। बी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, आईवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस देता है। यहां तक नोट कीजिए। अच्छा, एक सवाल करें इस पर, एक सवाल करें, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक आईवी ग्राफ है। हमारे पास क्या है? एक आईवी ग्राफ है, आई वी। अच्छा, जिसमें कि दो वायर हैं, एक वायर है थीटा 1 एंगल पर, एक वायर है हमारा थीटा 1 एंगल पर, और एक वायर है हमारा थीटा 2 एंगल पर। इनको नाम दे दिया है 1 और एक को नाम दिया है 2, है ना। तो इन वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो R1 जो है वो ज्यादा होगा R2 से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि R2 जो है वो ज्यादा होगा R1 से, R2 जो है वो ज्यादा होगा R1 से। तीसरा ऑप्शन है कि R1 जो है वो इक्वल होगा R2 के, और चौथा जो है वो होगा कांट प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से सही होगा? अच्छा, अब देखो स्लोप जो होता है ना, स्लोप जो होता है, पहले इसको ट्राई कीजिए। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप को करते हैं डिनोट एम से। तो स्लोप जो होता है, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल। मतलब अगर थीटा बढ़ेगा, अगर मेरा थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, है। हाँ भैया, अगर थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। हाँ, अब देखो यहां पर थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से, मतलब थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से। ध्यान से देखो, थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से। इसका मतलब स्लोप जो होगा वो इस वायर, देखो वायर थीटा 2 किसका एंगल, किस वायर का एंगल है? वायर 2 का। तो इसका मतलब जो वायर 2 है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब उसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा,
देखो अगर थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, और थीटा किस वायर का ज्यादा है, टू वायर सेकंड वाले वायर का, तो इस वाले वायर का जो हमारा स्लोप है वो ज्यादा होगा। हाँ, इसका मतलब जो आईवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो 1/R2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, 1/R1 से। 1/R2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, 1/R1 से। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं R को इधर ले जाऊं तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, R1 जो है वो ज्यादा होगा R2 से। सिंपल। देखो यहां पर क्या है कि R1 जो है वो ज्यादा होगा R2 से, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। अगर मैं यहां पर कह दूं कि ये IV ग्राफ ना होकर BI ग्राफ होता तो, बीआई ग्राफ होता तो, अब देखो बीआई ग्राफ होता तो थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और थीटा टू यहां पर ज्यादा है, तो थीटा टू ज्यादा है तो स्लोप जो होता है बी, अगर मैं यहां पर आईवी ग्राफ की जगह पर बीआई ग्राफ लेता तो बीआई ग्राफ का रेजिस्टेंस हमें क्या है, बीआई ग्राफ का जो स्लोप है रेजिस्टेंस देता है, तो फिर यहां पर R2 ज्यादा होगा R1 से। लेकिन आईवी ग्राफ है तो यहां पर R1 ज्यादा होगा R2 से। आपको ग्राफ देख लेना है, बीआई ग्राफ है या फिर आईवी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ लेंगे तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर नोट करेंगे इसको बढ़िया तरीका से एकदम। अब देखो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखते हैं वेरियस फैक्टर्स पर, क्या हेडिंग डालेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स, है ना, वेरियस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस की क्या क्या डिपेंडेंसी होगी। अब देखो सिंपल समझो कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है ना। रेजिस्टेंस क्या है, चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है आपकी, ये ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है ये। अच्छा भैया हमने क्या ले लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर की लेंथ है एल, मान लो कि इसमें करंट फ्लो रहा है आई, आई। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब देखो जो रेजिस्टेंस होगा वो इस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो इस कंडक्टर की लेंथ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब भैया जितनी लंबी लेंथ होगी किसी भी कंडक्टर की, वहां पर उस कंडक्टर में उतना ही रेजिस्टेंस होगा। है, देखो रेजिस्टेंस क्या है, स्पीड ब्रेकर्स की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस जो है वो स्पीड ब्रेकर्स की तरह काम करता है। तो आप सिंपल समझो, आप कहीं पर जा रहे हो, मैं कहूं आपसे 1 किलोमीटर दूर जाना है, आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है आपको बाइक से, तो आप जब 1 किलोमीटर जाओगे तो वहां पर आपको कम स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे क्योंकि वहां पर लेंथ कम है। अभी अगर मैं वहीं पर आपसे कह दूं कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आपके चलना है, पहले आप कितना चले थे 1 किलोमीटर, अब मैंने कह दिया कि आपको चलना है 10 किलोमीटर, तो आप जब 10 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपके रास्ते में कई सारे स्पीड ब्रेकर्स पड़ेंगे आपके। 1 किलोमीटर में मान लो 2 स्पीड ब्रेकर्स पड़ रहे थे, तो 10 किलोमीटर जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वहां पर ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे। मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ी तो मेरे स्पीड ब्रेकर्स बढ़ गए। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ बढ़ेगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, जितना मैं लंबी डिस्टेंस लूंगा उस, यानी कोई भी जितना लंबा मैं रेजिस्टेंस लूंगा, जितनी ज्यादा लेंथ लूंगा मैं रेजिस्टेंस की, वहां पर उस कंडक्टर के अंदर, देखो कोई भी कंडक्टर अगर मैं उसकी जितनी ज्यादा लेंथ लूंगा तो उसमें इतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हाँ, और इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब भैया कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब ये सिंपल समझो, अब आप चल रहे हो, है ना, रियल लाइफ में समझो एग्जांपल लेके, अगर आप भाग रहे हो, है ना, आप भाग रहे हो, मैंने भैया आपको खेत में खड़ा कर दिया, और मैंने आपको खेत में खड़ा करके आपको 8-10 लोग हैं और 8-10 लोगों से कहा भाई अब भाई भागिए, है ना, तो आप बिल्कुल फैल फूट के भागोगे, ऐसे भागो भाई, ऐसे भागते हो यार, तो है हाँ देसी लड़के भाई, ऐसे भागोगे यूं करके फैल फूट के भाग रहे हो एकदम। तो क्या हुआ कि आप खेत में बिल्कुल आसानी से भाग रहे थे, 10 की जगह पर 100 लाके खड़ी कर दूं तब भी आप बिल्कुल आसानी से भाग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहीं पर मैंने आपको एक पतली सी गली में भगा दिया और आपसे कहा कि आप 10 लोग इस पतली सी गली में भागो, तो भाई साहब आपको उस गली में चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, है, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, है भाई साहब, मर जाओगे बिल्कुल। और ऊपर से मान लो धूप और आ गई तो भाई साहब फिर तो जो बुरा हाल होना है ना, तो समझो ही मत। मतलब क्या हुआ, आप खेत में आसानी से भाग पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर एरिया कम था, सॉरी एरिया ज्यादा था,
तो एरिया ज्यादा था तो वहां पर आप आसानी से भाग रहे थे। अब देखो यहां पर क्या है, एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहां पर करंट क्या है, आसानी से फ्लो करेगा। अगर मैं कहता हूं आपको पतली सी गली में भगा रहा हूं तो वहां पर एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो अब वहां पर आसानी से नहीं भाग पा रहे, क्यों? क्योंकि एरिया कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो कम फ्लो करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है उसका कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस क्या है, करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करेगा। हाँ, तो अब इन दोनों फैक्टर्स को जब मैं मिलाऊंगा, जब इन दोनों फैक्टर्स को मिलाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल वाई ए के। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल वाई ए के। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो एल वाई ए। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आया है उसको बोलते हैं हम रो। ये वो वाला रो नहीं है, भाई साहब होने लग गए हैं, बिना बात के रो नहीं लग जाते, हाँ समझते हम। तो ये वो वाला रो नहीं है, ये है रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है इसके बारे में जरा बता दीजिए। ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या वाला है, तो डालेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज दी प्रॉपर्टी 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 ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अच्छा भैया, ये क्या है, रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या बोल रहे भैया कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टर की किसी भी मेटेरियल, कंडक्टर की मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो बेड कंडक्टर है, कोई भी बेड कंडक्टर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं वहीं पर कहूं कि मेरे पास गुड़ कंडक्टर है, अगर मेरे पास कोई गुड़ कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी भैया, सिंपल समझो। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। कॉपर की अलग होगी, है ना, प्लास्टिक की अलग होगी, वुड की अलग होगी, जिंक की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी, मतलब हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन जो बेड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अच्छा क्या भैया ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगी, क्या ये लेंथ एरिया को, देखो आपको किसी भी किताब में लेंथ एरिया के कन्फिग्रेशन मिल सकता है, डायमेंशन मिल सकता है ना, तो रेजिस्टेंस जो है वो तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। क्या रेजिस्टिविटी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगी, सोचो, है ना। जो है रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया, यानी रेजिस्टिविटी जो है वो इस लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती भैया, क्यों? क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी, अगर आप रेजिस्टिविटी लिखना चाहो, तो वो क्या होगी, आर ए वाई एल। तो फिर यहां पर एरिया और लेंथ तो आ रहा है, तो यहां पर रेजिस्टिविटी जो है एरिया और लेंथ पर डिपेंड क्यों नहीं कर रही? अरे भाई साहब कोई भी चीज फॉर्मूले में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों पर डिपेंड करेगी। और एक चीज याद रखना, कोई भी जो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो उस फॉर्मूले में आई हुई चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो उस फॉर्मूले के अंदर आई हुई चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने पढ़ा था V आर आई, तो रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या ये करंट और वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था? नहीं कर रहा था भाई साहब, करंट और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो इसी प्रकार रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो उस फॉर्मूले की चीजों पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ये एक मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मेटेरियल टू मेटेरियल वेरी करती है, और किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल टेम्परेचर और मेटेरियल ऑफ कंडक्टर पर ही डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मेटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगी। अच्छा भैया, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट जो होगी वो होगी ओम मीटर। वो क्या होगी, ओम इंटू मीटर, है ना। एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर, इसको नोट कीजिए।
नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है कि मान लो मैं यहां पर अब एरिया को और लेंथ को कांस्टेंट, एरिया को और रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कर दो। देखो जब तक तुम कोई भी मटेरियल चेंज नहीं करोगे, जब तक कोई भी मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होने की नहीं है, तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। अगर मान लो कि इफ अगर मैं एरिया को कांस्टेंट कर दूं, एरिया को कांस्टेंट कर दूं, तो देखो भाई रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही है, क्योंकि जब तक कोई भी मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल वाई ए। अगर मेरा एरिया और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो यहां से रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की। अच्छा भैया, अब देखो दूसरी चीज समझो, अगर मैं कहूं कि इफ लेंथ एंड रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट हो, लेंथ और रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट हो, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, रो एल वाई ए। तो जो रेजिस्टिविटी और लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। रेजिस्टेंस जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। अच्छा, इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 जो है L1 अपॉन L2 के इक्वल होगा, L1 अपॉन L2 के, और जो R1 बाई R2 है, R1 बाई R2 है वो A2 अपॉन A1 के होगा, A2 अपॉन A1 के इक्वल होगा। ये चीजें लिख लो भाई साहब, ये चीजें ना क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती है भाई साहब, एमसीक्यू बनते हैं यहां से। जो R1 अपॉन R2 है वो L1 अपॉन L2 के इक्वल होता है, और जो R1 अपॉन R2 है वो A2 अपॉन A1 के इक्वल होता है। अगर मैं इनको मिलाकर लिखना चाहूं तो R1 अपॉन R2 जो है, R1 अपॉन R2 जो है वो L1 अपॉन L2 के इक्वल और A2 अपॉन A1 के इक्वल होता है। ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद रखना। अच्छा, अगर अगर मान लो कि मैं कह दूं कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, मेरी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट चली रही है भैया, क्योंकि मटेरियल पे चेंज होगी, है ना। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है कॉपर का मटेरियल, तो कॉपर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम होगी, वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक मैं कॉपर की जगह कोई दूसरा मटेरियल ना ले लूं, ठीक है। हाँ, तो देखो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम जो होती है वो होती है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अगर मेरे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना है, रो एल वाई ए, रो एल बाई ए। अगर मैं ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर होगा क्या, रेजिस्टेंस होगा वो रो एल इंटू ए, क्या है, एल इंटू ए वी अपॉन ए स्क्वायर, ए इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहां पर रेजिस्टेंस, सॉरी जो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम है वो तो है मेरे कांस्टेंट, तो यहां से जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के स्क्वायर के। अच्छा भैया, अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो रो है वो किसके इक्वल होता है, एल बाई ए के, अगर मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन बी। हाँ, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के, क्योंकि रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स क्या बनते हैं कि जब मैं एरिया को कांस्टेंट करता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो कितना होता है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट करता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कितना होता है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। यहां से मैंने फैक्टर को मिला दिया, वो क्या होता है, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होता है, L1 अपॉन L2 के और A2 अपॉन A1 के। अगर मैंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट अगर मैं कर दूं किसी भी कंडक्टर का, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तो मेरे पास दो फैक्टर आते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर दो फैक्टर आते हैं, या तो रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के स्क्वायर के, या फिर रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर रेजिस्टेंस जो है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कब होगा, जब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करूंगा। और याद रखना कि यहां पर रेजिस्टिविटी भी क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से एकदम। तो आइए इसके ऊपर एक क्या है, सवाल कर लेते हैं। सवाल करता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, है ना। कोई एक वायर है, कोई एक हमारे पास क्या है, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है हमारे पास L, जिसकी लेंथ है हमारी पास L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इस पर जो रेजिस्टेंस है वो है R ओम।
इस पर रेजिस्टेंस जो है वो R ओम है। इफ इट इज मेल्टेड और स्ट्रेच्ड, देखो अगर कहीं पर भी स्ट्रेच आए, देखो कहीं पर भी स्ट्रेच वर्ड अगर कहीं पर भी आए, स्ट्रेच वर्ड अगर कहीं पर भी आए तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पर वॉल्यूम क्या है, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट दी हुई है। अच्छा, अब भैया यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट दी हुई है तो इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो एल स्क्वायर वाई ए, रो एल स्क्वायर बाई ए, क्योंकि देखो इसको स्ट्रेच किया गया है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है उसकी। जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। अब जिस चीज की वॉल्यूम कांस्टेंट रही है क्या हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं भैया, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है तो स्ट्रेच करने का क्या मतलब होगा, तो वैसे ही स्ट्रेच हो रहा है। हाँ, तो स्ट्रेच का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए। इफ इट इज स्ट्रेच टू एन टाइम्स, अब हमने इसको स्ट्रेच किया है इसकी ओरिजिनल लेंथ से कितनी टाइम्स, एन टाइम्स, इसकी ओरिजिनल लेंथ से हमने n टाइम्स इसको स्ट्रेच किया है, इसको क्या है n टाइम्स इसको स्क्रैच किया है। तो अब इसकी जो लेंथ हो गई है वो हो गई है n टाइम्स ऑफ l, n टाइम्स ऑफ l। अब देखो इसका पहले एरिया ज्यादा था, एरिया ज्यादा था तो जब हमने इसको स्क्रैच किया तो इसका एरिया कम हो गया। हाँ भैया, इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ जो है बढ़ गई, एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया और लेंथ बढ़ गई, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर डैश, है ना। जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नया रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि लेंथ बढ़ी है, तो और रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, आर डैश। अब देखो, अब यहां पर जो एल थी, जो एल स्क्वायर थी, एल स्क्वायर जो थी वो कितनी होगी, एन एल स्क्वायर, वो कितनी होगी, एन एल स्क्वायर। तो यहां से आर डैश जो आएगा, आर डैश जो आएगा वो कितना आएगा, रो एन एल स्क्वायर, एन एल स्क्वायर अपॉन ए, एन एल स्क्वायर अपॉन ए, मतलब रो एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ए, रो एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ए। और देखो रो एन स्क्वायर बाई ए क्या था, रो एन स्क्वायर बाई ए क्या था, आर था। तो जो आर डैश आएगा वो कितना आएगा, एन स्क्वायर आर, वो कितना आएगा, एन स्क्वायर आर के इक्वल आएगा, एन स्क्वायर आर के। देखो आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर आर। अब देखो अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रेच का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, आपको नहीं पता है स्ट्रेच का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो आप आंसर कौन सा लगाओगे, एनआर। आप आंसर कौन सा लगाओगे, एनआर। लेकिन स्ट्रेच का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर यहां पर आंसर कौन सा आएगा, एन स्क्वायर आर। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी स्ट्रेच आए तो यहां पर क्या है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर आर। जो नया रेजिस्टेंस होगा इस वायर का वो कितना होगा, एन स्क्वायर आर। इसको नोट करेंगे बढ़िया तरीका से, नोट करिए इसको।